अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा रियाजी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूं। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत की। पंजाब हुकूमत ने जनाब इंतहा पसंदी के खिलाफ कुछ बड़े ही अहम फैसले किए हैं और बड़े सख्त फैसले किए हैं। एक उन्होंने लाउड स्पीकर एक्ट नाफिज किया है जिसके मुताबिक आप लाउड स्पीकर ऐसे ही जब चाहे आपकी मर्जी हो आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मस्जिद में जब अजान का वक्त होगा आप तब यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये नहीं हो सकता कि जब आपका दिल चाहे आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह हर ज़िले में उन्होंने विसल ब्लोअर सेल कायम करने का भी फैसला किया है। साथ में इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी शहरियों के खिलाफ 15 पुलिस हेल्पलाइन में उन्होंने एक खसूसी सेल भी कायम कर दिया है और रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले गैर कानूनी शहरियों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। डाका कल्चर हो गया, माफिया कल्चर हो गया, बदमाशी कल्चर हो गया, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सोशल मीडिया पर जो नफरत फैलाने वालों के खिलाफ जो नफरत फैलाते हैं उस मवाद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और अब सख्त कार्रवाई होगी। खैर कार्रवाई तो पहले भी हो रही है लेकिन अब मज़ीद सख्त हो जाएगी। ये सब हैं तो बड़े अच्छे काम और बड़े अच्छे स्टेप्स हैं। आई मीन आई रियली अप्रिशिएट के बाकी ऐसा होना चाहिए कि लाउड स्पीकर का बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और जो भी इंतहा पसंद जमाते हैं और गैर कानूनी शहरी हैं, ये नहीं है कि जिसका दिल करे वो आके यरगमाल बना ले, तो दिस इज़ गुड। बट देन वन पॉइंट इज़ के नो डाउट कि दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड, ज़रूर इम्प्लीमेंट होने चाहिए बट बिला इम्तियाज़ होने चाहिए। ऊपर से नीचे तक सब पे ये कानून बराबर का लागू होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फिर ये कानून उसके लिए तो ऐसा और मेरे लिए डिफरेंट, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर बग़ैर किसी तफरीक के ये कानून लागू होता है और जो वाकई जो ज़िम्मेदार है, जो वाकई इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में मुलव्विस हैं, तो उनके ख़िलाफ़ ज़रूर ये कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन इक़दामात जो हैं वो नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही बात है कि हमें किसी अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबके लिए इक्वली ये कानून इम्प्लीमेंट होने चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट पंजाब गवर्नमेंट फॉर दीज इनिशिएटिव्स एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से करेंगे भी सही। साथ में मैं एक और जो ख़बर है, एक बड़ी ख़बर है, वो ये जनाब ये है कि पाकिस्तान नेवी ने बहरिया अरब में अरबों रुपए मालियत की मंशियात पकड़कर दुनिया भर में अपनी पेशेवराना सलाहियतों का लोहा मनवा लिया है। जनाब पाक बहरिया ने बहरिया अरब में ऑपरेशन की है जिसमें 275 अरब की मंशियात पकड़ी है और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है इस पे। और पाकिस्तान नेवी के जहाज़ PNS यरमूक ने ये कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 के तहत अमरीकी सेंट्रल कमांडर के ताउन से की है। और उस दौरान महज 48 घंटों में 2 मुश्तबे कश्तियाँ पकड़ी गई हैं और जो बग़ैर शनाख्ती निशान और ख़ुद का शनाख्ती निज़ाम के सफ़र कर रही थी। और कार्रवाई के दौरान पहली कश्ती से 2 टन क्रिस्टल मिथ जो है, जो आइस होती है, वो बरामद की गई है और जिसकी आलमी मंडी में मालियत तकरीबन 82 करोड़ 24 लाख डॉलर बताई जाती है जनाब। और जबकि दूसरी जो कश्ती से 350 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम कोकेन बरामद की गई है जिनकी मालियत 15 करोड़ डॉलर है। दोनों कश्तियों से बरामद मंशियात की मजमूई मालियत अगर देखी जाए तो 97 करोड़ 24 लाख डॉलर बनती है। अच्छी खासी ये अमाउंट है और जिन्हें जांच के बाद ज़ाया कर दिया गया ताकि वो दोबारा स्मगलिंग नेटवर्क के हाथ ना लग जाए। जनाब इस पर अमेरिका और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया है, जबकि सऊदी रॉयल नेवी के कमांड ने उन्होंने भी आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार देते हुए कहा है कि ये कार्रवाई साबित करती है कि पाकिस्तान नेवी आलमी सतह पर मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। और PNS यरमूक की ये कामयाबी मुश्तरका बहरी फोर्सेस की तारीख की सबसे बड़ी कामयाब कार्रवाइयों में से एक है जनाब। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी हमारी पाक बहरिया की, सो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस एज वेल। इसके साथ जनाब एक और सर्वे भी, छोटी छोटी खबरें हैं, आपको मैं ओवरऑल कोशिश करूँगी कि छोटे से
ऑब्वियसली टाइम कम होता है तो अपने व्लॉग में एक पूरा ओवरऑल आपको मैं दे दूँ कि क्या क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। एक और सर्वे आया है, अमरीकियों की बड़ी अक्सरियत ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की हमायत कर दी है। 80% डेमोक्रेट्स और 41% रिपब्लिकन्स ने फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में हैं, जबकि 59% आप यूँ कह लें ओवरऑल 59% अमरीकियों की हमायत हासिल है फ़लस्तीनियों को और 33% मुखालिफ है। लेकिन ट्रम्प साहब जो है ना, वो उससे थोड़ा लेफ्ट राइट हो रहे हैं। वो कह रहे थे ये इतना आसान नहीं है, पहले फ़लस्तीनी तंजीम को कंट्रोल में करने की ज़रूरत है, उससे निपटना होगा, उसका असला ख़त्म करना पड़ेगा, उसको हथियार डालने होंगे, इफ़ एंड बट्स हैं बहुत सारे। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है। ओवरऑल वेस्ट का ओपिनियन स्पेशली फ़लस्तीन को लेकर चेंज हो रहा है और ये हमने देखा भी है कि किस तरह से जब ये गज़ा पे नेतन्याहू और इसराइल जो बमबारी कर रहा था और जो जुल्म और सितम ढा रहा था, उस दौरान जो हमने जिस लेवल के हमने वेस्ट में एहतजाज और प्रोटेस्ट देखे हैं, वो शायद तारीख़ के सबसे बड़े एहतजाज होंगे। और वो इस्लामिक ममालिक में तो खैर ऐसे एहतजाज नज़र नहीं आए, लेकिन वेस्ट में आए और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट्स पे प्रेशर डाला और फिर उसके बाद हमें उनके इन प्रोटेस्ट के असरात बाद में गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ में भी नज़र आए। सो जनाब दिस इज़ अ गुड साइन। आगे बढ़ते हैं जनाब, फितनतुल ख़ारिज की भी बात करते हैं। उन्होंने भत्ता ना देने पर 6 शहरी जिंदा जला डाले हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के मीर अली इलाके का ये वाक़या हुआ है जनाब, और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने भत्ता नहीं दिया था, जिस पर एक गाड़ी में 6 शहरी मौजूद थे, उनको उन्होंने लॉक किया और उनको ज़िंदा जला दिया, बाहर निकलने नहीं दिया। और उसके बाद ऑपरेशन हुआ जिसमें फितनतुल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द हलाक हो गए। जो लोग आम शहरियों को जिंदा जलाते हैं, आम शहरियों के साथ इस तरह का बेईमाना और वहशियाना सलूक करते हैं, उनके साथ क्या मुज़ाकरात हो, क्यों मुज़ाकरात हो और किस किस्म के मुज़ाकरात हो, कैसे हो सकते हैं मुज़ाकरात। लिहाजा उनके साथ वाहिद हल यही है कि उनके पीछे तक जाया जाए, उनके आखिरी दहशतगर्द के आखिरी ठिकाने तक जाया जाए और उनको ख़त्म कर दिया जाए, रूट कॉज कोई, तभी ये पॉसिबल है। वरना जिस तरह की ये आए रोज़ मासूम जानों को ये का जो कत्ल कर रहे हैं, ऑब्वियसली इनको लगाम डालना बड़ा ज़रूरी है, तो इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। जनाब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्कैंडल सामने आया है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है उसका। जब पीका एक्ट लागू हुआ था तो उस वक्त नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनी थी, और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि जी उसने इस एजेंसी ने जो है ना साइबर क्राइम को रोकना था, यानी कि सोशल मीडिया पर जो भी जराइम होते हैं उनको रोकना, और जो हेट स्पीच देता है या ऑनलाइन कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए ये एजेंसी बनाई गई थी, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली जनाब एक यूट्यूबर हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सादुर रहमान, जिनको हम अल मारूफ डकी भाई कहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। आपने देखा होगा कि वो बेटिंग ऐप्स, उनके खिलाफ मुकदमा ये था कि उन्होंने बेटिंग ऐप्स या गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया है। हालांकि ये वही बेटिंग ऐप्स हैं जो आप देखें कि PSL में भी हमें वो नज़र आई है, और उसकी वो सबसे बड़ी स्पॉन्सर थी। ना सिर्फ स्पॉन्सर थी बल्कि हमने देखा कि उसमें जो क्रिकेटर्स का, कई क्रिकेटर्स का उसमें नाम आता है, और दूसरा क्रिकेटर्स की किट्स पर, उनके यूनिफॉर्म पर भी इस बेटिंग ऐप का लोगो भी मौजूद था। और आई स्टिल रिमेंबर कि उनमें से कुछ क्रिकेटर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि दे डोंट वांट टू प्रमोट दिस बेटिंग ऐप, और उन्होंने उसको टेप के साथ उस लोगो को छुपाया भी था। बट जितने वहाँ पे इट वाज ऑल ओके, उनको कुछ नहीं कहा गया। बट डकी भाई तो पकड़े गए हैं। PSL में जो हुआ उस पर एक्शन नहीं लिया गया। डकी भाई के खिलाफ जनाब मुकदमा चल रहा था, फिर अचानक एक एडिशनल डायरेक्टर पंजाब सरफराज चौधरी मैदान में आते हैं, और उन्होंने आते ही जनाब डकी भाई को अरेस्ट कर लिया, और बाकी यूट्यूबर्स को भी उन्होंने नोटिस भेजे कि जनाब आप लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, और बहुत सारे पॉडकास्ट में आए। और हमने देखा कि ये जो सरफराज चौधरी साहब हैं, जो कि एडिशनल डायरेक्टर पंजाब थे इस NCCIA के,
وہ جناب ہر جگہ ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بریک کر رہے تھے کہ جی وہ بڑا کمال کام کر رہے ہیں اور بڑی بہترین وہ کارروائی کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس ملک میں اخلاقیات کا سبق یاد دلانا چاہتا ہوں، میں تو اس ملک میں سدھار لانا چاہتا ہوں، میں تو اس ملک میں ایک اچھا کلچر لے کر آنا چاہتا ہوں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی نسل جنہوں نے میری اگلی نسل کو گمراہ کیا ہے تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تو میں ان کے خلاف یہ کارروائی کروں گا. تو اس طرح کی وہ باتوں کا پرچار کرتے تھے. اب اس کے بعد اچانک ایک خبر آتی ہے جناب کہ محسن نقوی صاحب نے ایکشن لیا ہے. ایکشن کس کے خلاف؟ انہی سرفراز چودھری صاحب کے خلاف جو ایڈیشنل ڈائریکٹر پنجاب ہے NCCIA میں، جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اور اتنی بڑی بڑی کارروائیاں کر رہے تھے، ان کو جی انہوں نے خبر آئی کہ جی ان کو اپنے عہدے سے انہوں نے ہٹا دیا ہے. اب سرفراز چودھری صاحب جو ہے نا، انہوں نے اس بات کو نگیٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کوئی نہیں ہٹایا، بلکہ میں تو اپنی مرضی سے چھٹیوں پہ گیا ہوں اور میں نے اپنی مرضی سے میں اپنے عہدے سے ہٹ گیا ہوں، کیونکہ میرے کام میں مداخلت ہو رہی تھی، مجھے وہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا اپنی مرضی سے، تو اس لیے میں نے خود سے ریزائن کر دیا ہے. لیکن NCCIA کے ہیڈ آفس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کو عہدے سے ہٹا کر اور انہیں کہا ہے کہ آپ اسلام آباد ہیڈ آفس رابطہ کریں. اس کے بعد کہانی میں آتا ہے ٹوسٹ، ایک نیا موڑ، اور اچانک ایک خبر آتی ہے جناب کہ سرفراز چودھری سمیت کچھ کا کہنا ہے کہ سرفراز چودھری کے ساتھ 8 افسران اور کچھ کہتے ہیں کہ 5 افسروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے MIA نے. اور گرفتار کس نے کیے؟ MIA نے، ملٹری انٹیلیجنس نے. اور فگر کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں 5 افسر گئے انکلوڈنگ سرفراز چودھری، اور کچھ کہتے ہیں کہ جناب 8 افسر ہیں. پتہ چلا کہ سرفراز صاحب جو ہے نا لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے کہ میرے پیچھے میں جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے پیچھے بیک میں MIA کے کہنے پر کر رہا ہوں، میرے ساتھ MIA ہے. تو وہ جب بھی وہ ریڈ کرتے تھے، کوئی کارروائی کرتے تھے کہیں پہ کسی کے جا کے وہ ریڈ انہوں نے کرنی ہوتی تھی، تو ان میں وہ 2 نامعلوم افسران بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے، اور وہاں جا کے وہ سب کو انٹروڈیوس کراتے تھے کہ جناب یہ جو 2 ہیں ان میں سے ایک MIA کا ہے اور ایک ISI کا بندہ ہے، اور یہ ان کی سپورٹ کے ساتھ میں یہ ساری ریڈز کرتا ہوں. اس پر جناب MIA کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تحقیقات کرتے ہیں. انہوں نے تحقیقات شروع کی کہ بھئی یہ ہمارا نام کس چکر میں استعمال کر رہے ہیں یہ سرفراز چودھری صاحب. تو جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو ایک اور بہت بڑی واردات سامنے آئی، ایک بہت بڑی کہانی سامنے آئی. وہ جناب یہ کہ سرفراز چودھری اور ان کے ساتھ جو ان کا گروہ تھا نا وہ پکڑا گیا، جن کا کام تھا کہ لوگوں کو پکڑنا، ان سے ماہانہ بھتہ لینا، اور پہلے انہیں تھریٹ کرنا کہ جناب تم لوگ یہ کر رہے ہو، وہ کرو، یہ ہے وہ ایسے کر رہے ہو، اور تم لوگ مجھے ماہانہ ہمیں پیسے دو گے، اتنے پیسے دو گے، اگر پیسے نہیں دو گے، یہ بھتہ نہیں دو گے تو تم لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. تو اس طرح سے ان لوگوں نے پیسے لینے اور پھر ان کو چھوڑ دیتے تھے. ڈکی بھائی کے وکیل سے بھی اسی گروہ نے رابطہ کیا اور کہا کہ جناب اگر وہ آپ ان کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو 1.5 کروڑ دینا پڑے گا. فیصلہ آباد کے کسی بندے کا رابطہ نمبر بھی دیا گیا کہ جی ساری پیمنٹ اس نمبر پر آپ بھیج دیں اگر آپ ڈکی بھائی کو چھڑوانا چاہتے ہیں. تو اسی طرح وہ ہر جو بھی ملزم پکڑا جاتا تھا آن لائن کسی فراڈ میں اس کے معاملات ڈیل کیے جاتے تھے، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ جناب جتنی بھی انہوں نے پکڑے انہوں نے کہا جی آپ اتنے پیسے دے دیں، فلاں اتنے پیسے دے دیں، آپ یہ پیسے دے دیں تو آپ کے معاملات چھوٹ جائیں گے، آپ کو ہم آزاد کر دیں گے. اور یہ بھی الزام ہے کہ مبینہ طور پر ڈکی بھائی سمیت بہت سارے لوگوں پر تشدد بھی کیا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے. 18/16 کے ایک گھر میں، ایک چھوٹے سے سیل میں ان کو رکھا گیا، اور جو کہ ایک گندگی کے ڈھیر میں وہ گھر سا بنا ہوا تھا، ایک کمرہ سا، اور جناب اس میں نہ تو پانی تھا، نہ پنکھا تھا، نہ لائٹ تھی. ریزنز وہ یہ دیتے تھے کہ جی پنکھا ہم اس لیے نہیں لگاتے کہ کوئی ملزم وہاں اس کے ساتھ لٹک کے مر نہ جائے، خودکشی نہ کر لے، کرنٹ نہ لگا دے، پانی نہیں ہے، اٹیچ باتھ روم نہیں ہے. تو کہتے تھے جی ایسا ہی ہے. اب ان ساروں سے وہ پیسے لیے گئے، MIA نے ان کی واردات پکڑ لی ہے اور اب اس گروہ کو بھی پکڑ لی ہے. اب اعلیٰ سطح پر جناب اس کی ہو رہی ہیں تحقیقات کہ جو بھی NCCIA، لیکن اب تحقیقات تو چل رہی ہیں لیکن جو NCCIA کے جو نیچے افسران ہیں جو نچلے درجے کے، وہ جناب وہ لوگ جو ہے نا وہ کبھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھ رہے ہیں، کبھی چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ رہے ہیں، کبھی وزیر اعظم کو وہ خط لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں جو ہے نا
सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन पता ये चला है कि जितने भी ये लोग पकड़े गए हैं, जितना ये गिरोह पकड़ा गया है, इन लोगों ने एतराफ़ कर लिया है और अपने जुराइम का, और मज़ीद लाहौर के अलावा पिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची में मज़ीद गिरफ्तारियां होनी है। सुना है कि ये बहुत बड़ा गिरोह है और अरबों रुपए उन्होंने कमाए हैं। और एक यूट्यूबर ने बताया, एक सोर्स है यूट्यूबर, उन्होंने बताया है कि मुबैना तौर पर जनाब उन्होंने जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनसे 25 लाख रुपए का मुतालबा किया गया, और जब उन्होंने 25 लाख देने से इनकार किया तो वो कहते हैं कि जब मैंने इनकार किया तो वो कहते हैं ठीक है तुम ना दो, तुम पर हम तौहीन मज़हब का पर्चा लगा देंगे, फिर जलते सड़ते कुड़ते रहना तुम जेल में, तो हमें कोई मसला नहीं है। तो देन फिर मजबूरन उनको जो है ना वो 25 लाख देने पड़ गए। और इल्ज़ाम उन पे क्या लगाया था कि जनाब आपने अराइन बरादरी की इंसल्ट की है, इसके खिलाफ बोले, इस पर जी उन्होंने उनको गिरफ्तार किया था। तो ये जनाब हालात हैं। मज़ीद इस सोर्स का ये भी कहना था कि इस हवालात में एक मुल्ज़िम मौजूद था और उसने बताया है कि उस पर बड़ा बदतरीन तशद्दुद किया गया, उसके जिस्म पर ज़ख्मों के निशान भी थे, नील पड़े हुए थे। तो ये है हमारा माशरे का, हमारे मुल्क का असल चेहरा, जो एक नई एजेंसी बनी जिसका काम ही यही था कि उसने जराइम को कंट्रोल करना है, उसने ऑनलाइन फ्रॉड को कंट्रोल करना है, उसने किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, कोई किसी जुर्म में मुलव्वस है, उनको कंट्रोल करना है, करप्शन को रोकना है, बददियानती को रोकना है, जुए को रोकना है। ये सब करने के बजाय वो खुद इस सब में इन्वॉल्व हो गया है, वो खुद करप्शन कर रहा है, वो खुद उनसे भत्ता ले रहा है, वो खुद पैसे कमा रहा है, वो खुद फ्रॉड में मुलव्वस हो गया। यानी जिससे फ्रॉड रोकना है, आप अंदाजा लगाएं, जिससे फ्रॉड रोकना है वो खुद फ्रॉड में मुलव्वस हो गया है, वो खुद करप्शन में घिर गया। तो अफसोस जब हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों का ये हाल है, तो फिर मैं कहूँगी कि मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है, ऊपर से नीचे तक सब करप्शन में डूबे में अनफॉर्चुनेटली। और इसके साथ साथ आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन भी है। अरशद शरीफ साहब, फेमस, माय फेवरेट जर्नलिस्ट, उनकी आज तीसरी बरसी है और अरशद शरीफ को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अरशद शरीफ के कत्ल केस के 3 अगर आप कहना के हिस्से हैं कि वो क्या हालात थे, वो क्या वजूहात थी कि उस पर 16 मुकदमे किए गए और किन कंडीशंस में उनको फिर दुबई भागना पड़ा। वहाँ से जब वो दुबई पहुँचे तो दुबई से किसने निकलवाया, और फिर वो कीनिया कैसे पहुँचे, कौन थे जिन्होंने कहा कि कीनिया चले जाओ, किसने भिजवाया था, कैसे पहुँचे। फिर कीनिया की अदालत कह चुकी हुई है कि जनाब ये तो टारगेटेड किलिंग थी। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस लिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई है। बड़ी बड़ी भड़के मारी तो गई हैं, लेकिन उसकी उम्र रसीदा माँ और उसके बच्चे अभी तक इंसाफ के लिए, इंसाफ के को देख रहे हैं, उसके तलबगार हैं और तड़प रहे हैं कि कोई तो बता दे कि जनाब कोई तो खोज लगा के बता दे कि उनके बेटे का, उनके बाप का कसूर क्या था, क्यों मारा और किसने मारा, कौन है जिसने इस बेदर्दी से, इस बेईमाना तरीके से अरशद शरीफ साहब को मार दिया। अरशद शरीफ साहब बड़ा जर्नलिस्ट था, स्कैंडल ब्रेकर था, और लेकिन उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँ कि कीनिया में जो अरशद शरीफ के मेज़बान थे, स्पेशली वकार और खुरम, जिनके पास अरशद शरीफ साहब रह रहे थे, देयर इज़ अ पॉइंट कि वो दोनों भाई हैं तो उनको शामिल क्यों नहीं किया गया तफ्तीश में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 GIT रिपोर्ट्स भी बन चुकी हुई हैं लेकिन कुछ नहीं बन सका। पाकिस्तान आप यूँ कहें कि अंधे कत्लों का जो है ना वो जन्नत बन चुकी हुई है। यहाँ लियाकत खान से लेकर अरशद शरीफ तक कितने कत्ल हुए, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ मारी गईं, लेकिन आज तक उनके कातलों का कुछ पता नहीं चल सका, कोई इंसाफ नहीं मिल सका। अब तक कातिल मौजे कर रहे हैं और अरशद शरीफ जैसे ईमानदार, अपराइट और बहादुर इंसान शहीद हो गए। और इतना बड़ा लॉस हुआ इस मुल्क का और जर्नलिस्ट बरादरी का, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली इस लेवल पर भी इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इमेजिन करें कि इस लेवल के केसेस में भी उनकी फैमिली इंसाफ के लिए अभी तक बैठी है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि नीचे एक आम इंसान जिसकी वैसे ही सुनवाई नहीं होती, जिसको वैसे ही कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई असर रसूख नहीं है, उनके क्या हालात होते होंगे। तो यही बात है, अगर हमारे निज़ाम, हमारा इंसाफ का निज़ाम बेहतर हो जाए, हमारा अदलिया का निज़ाम बेहतर हो जाए,
جسٹس کا نظام بہتر ہو جائے, جی ہاں عدل و انصاف قائم ہو جائے, تو بہت ساری برائیوں سے یہ معاشرہ بچ سکتا ہے. That's all from today. Take care and do subscribe my channel. Allah Hafiz.